सुशीला कार्की का निर्णय और एजेंसी की जीत का एहसास, यही वो क्षण है जब नेपाल की राजनीति ने एक नया मोड़ लिया है। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री ने सत्ता संभालते ही ऐसा फैसला लिया जिसने न केवल आंदोलनरत युवाओं के घावों पर मरहम रखा, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि राजनीति महज सत्ता और कुर्सी का खेल नहीं है, बल्कि संवेदना और जिम्मेदारी की कसौटी भी है। 3 दिन तक चले जन आंदोलन और सड़कों पर गूंजते नारे आखिरकार उस मुकाम पर पहुंचे जहां युवाओं को ये महसूस हुआ कि उनकी शहादत व्यर्थ नहीं गई। ये निर्णय केवल आर्थिक मुआवजे का सवाल नहीं था। जब कार्की ने ऐलान किया कि आंदोलन में मारे गए युवाओं को शहीद का दर्जा दिया जाएगा और उनके परिवारों को 10 लाख नेपाली रुपए की सहायता मिलेगी, तो ये महज एक सरकारी घोषणा नहीं बल्कि उस पीढ़ी की मान्यता थी जिसे अब तक बार बार नजरअंदाज किया गया। डिजिटल युग में पली बढ़ी जेनजी की ये पीढ़ी पारंपरिक सत्ता संरचनाओं को चुनौती देने की ताकत रखती है। उनके लिए ये जीत इस बात का प्रमाण बन गई है कि जनता का दबाव सत्ता को झुकाने की ताकत रखता है। नेपाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि इस फैसले को और भी अहम बना देती है। राज्यशाही से लोकतंत्र तक के सफर में देश ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। माओवादी संघर्ष, संविधान निर्माण, बार बार सरकारों का गिरना, नेताओं के बीच सत्ता संघर्ष, हर दौर ने जनता का भरोसा कमजोर किया है। यही कारण था कि हालिया जन आंदोलन केवल आर्थिक असमानताओं और बेरोजगारी का विस्फोट नहीं था, बल्कि ये उस अविश्वास की परिणति थी जो वर्षों से जनता और राजनीतिक व्यवस्था के बीच गहराता जा रहा था। सुशीला कार्की इस नाजुक दौर में नेतृत्व संभालने के लिए आगे आए। उनके पहले संबोधन में यह स्पष्ट झलकता है कि वो सत्ता को अवसर नहीं बल्कि जिम्मेदारी मानती हैं। जब उन्होंने कहा कि इतनी लूटपाट नेपाल ने इतिहास में पहली बार देखी है, तो ये एक ईमानदार स्वीकार था जो राजनीतिक नेताओं से अक्सर गायब रहता है। उन्होंने न केवल शहीदों को सम्मान देने की बात कही, बल्कि पीड़ित परिवारों और घायलों के लिए मदद का वादा भी किया। ये संवेदनशीलता किसी भी नेता के लिए जरूरी होती है, खासकर ऐसे समय में जब देश आक्रोश और अविश्वास की आग में चल रहा हो। लेकिन इस संवेदनशील निर्णय के बावजूद कई सवाल कायम हैं। क्या केवल शहीद का दर्जा और आर्थिक मदद उस बेचैन युवा पीढ़ी को संतुष्ट कर पाएगी जो भ्रष्टाचार मुक्त शासन, बेहतर शिक्षा और रोजगार और पारदर्शी लोकतंत्र की मांग कर रही है? क्या ये फैसला केवल तात्कालिक शांति स्थापित करने का तरीका है या फिर ये व्यापक बदलाव की दिशा में पहला कदम साबित होगा? जेनजी आंदोलनकारियों के लिए यह शुरुआती जीत है, लेकिन उनकी अपेक्षाएं कहीं बड़ी और गहरी हैं। अगर कार्की इन्हें ठोस नीतियों में बदलने में असफल रहती हैं, तो ये जीत बहुत जल्द असंतोष में बदल सकती है। फिर भी इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी बात यही है कि सुशीला कार्की की मौजूदगी अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में उनका नेतृत्व उस व्यवस्था को एक नया दृष्टिकोण देता है जो अब तक पुरुष प्रधान राजनीति के बोझ तले दबा था। संकट के समय में महिला नेतृत्व का उभरना इस बात का प्रतीक है कि राजनीति अब धीरे धीरे बदलते सामाजिक मानकों को स्वीकार कर रही है। नेपाल के सामने आने वाले दिनों में चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। सत्ता की अस्थिरता, आर्थिक संकट, बेरोजगारी और जन असंतोष, ये सभी समस्याएं किसी एक फैसले से हल नहीं हो सकती। सुशीला कार्की का पहला कदम निश्चय ही साहसिक और सराहनीय है, लेकिन अब उन्हें उस भरोसे को ठोस नीतिगत सुधारों में बदलना होगा। अगर वो ऐसा कर पाती है तो न केवल जेनजी बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में याद करेगी जिसने संकट के समय राजनीति को संवेदनशीलता और साहस के साथ दिशा दी। आज की तारीख में इतना कहना गलत नहीं होगा कि सुशीला कार्की ने सत्ता संभालते ही ये साबित कर दिया कि संवेदनशील राजनीति अभी भी जीवित है। सवाल यही है कि क्या वो इस जीवंतता को लंबे समय तक कायम रख पाएंगी और नेपाल को अस्थिरता से निकालकर एक नई राह दिखा पाएंगी, या फिर ये भी एक क्षणिक प्रयोग बनकर रह जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि जेनजी ने अपनी ताकत महसूस की और राजनीति ने ये मान लिया है कि अब युवाओं की आवाज को अनसुना करना संभव नहीं है।